नमस्कार दोस्तों, मैं रिशु आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम अपना अगला टॉपिक देखेंगे पाश्चात्य काव्यशास्त्र में अरस्तु का विरेचन सिद्धांत, जो NTA नेट के सिलेबस में दिया हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं। अरस्तु का विरेचन सिद्धांत। विरेचन का अर्थ क्या होता है? तो यूनानी भाषा में कथार्सिस शब्द के लिए संस्कृत एवं हिंदी में रेचन विरेचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यूनानी भाषा के कथार्सिस शब्द से मतलब विरेचन शब्द बना है और संस्कृत और हिंदी में रेचन या विरेचन शब्द का प्रयोग किया जाता है विरेचन के लिए। विरेचन का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका मतलब अर्थ क्या होगा विरेचन का? तो विरेचन का अर्थ है शुद्धिकरण, अर्थात विचारों का शुद्धिकरण या निष्कासन करना। मतलब जो भी आपके विचार हैं उनका शुद्धिकरण करना और अगर कुछ भी दूषित जो विचार हैं उनका निष्कासन करना। ठीक है, विरेचन शब्द चिकित्सा शास्त्र का शब्द है जिसका अरस्तु ने काव्यशास्त्र में लाक्षणिक प्रयोग किया है। तो जो विरेचन शब्द है वो चिकित्सा शास्त्र का शब्द है और अरस्तु ने इसका काव्यशास्त्र में उसका मतलब लक्षण लिया है कि जैसे वो एक चिकित्सा शास्त्र का शब्द होने की वजह से उसके कुछ लक्षण होंगे, उसी तरह से काव्यशास्त्र में उसका लाक्षणिक प्रयोग किया है। उसके बाद विरेचन भारतीय चिकित्सा शास्त्र आयुर्वेद का पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ है रेचक, औषधि के द्वारा शारीरिक विकारों अर्थात उदर के विकारों की शुद्धि करना। मतलब कि विरेचन का अर्थ है कि जैसे कोई औषधि अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे जो शारीरिक विकार है या उदर के विकार है उनकी शुद्धि हो जाती है। तो उसी के स्थान पर इन्होंने विरेचन का प्रयोग किया है। आयुर्वेद के अनुसार यह त्वचा रोगों के उपचार के लिए सर्वोत्तम है। मतलब ये जो विरेचन शब्द होता है त्वचा के जो रोगी होते हैं उनके लिए ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद विरेचन सिद्धांत के निम्नलिखित 3 आधार हैं। तो विरेचन सिद्धांत के 3 आधार कौन कौन से हैं? पहला आधार है सबसे पहले प्लेटो द्वारा काव्य पर लगाए गए आक्षेप। तो जो अरस्तु हैं उन्होंने विरेचन सिद्धांत इसलिए भी निकाला क्योंकि उन्होंने प्लेटो के जो आक्षेप हैं काव्य पर लगाए गए हैं उनका निराकरण करने के लिए भी इन्होंने अपना ये निकाला है। तो प्लेटो का कहना था काव्य मनुष्य की वासना का पोषण कर उसे विकारग्रस्त करता है। तो मतलब ये वो इनका मानना है कि जो काव्य होते हैं वो मनुष्य की भावना को पोषण करके और उसे विकारग्रस्त बना देते हैं, जो काव्य होते हैं, ऐसा प्लेटो कहते हैं। तो अरस्तु ने उसका उत्तर दिया है कि काव्य के अनुशीलन और प्रेक्षण के अतिरिक्त मनोविकार विरेचित होकर शमित और परिष्कृत हो जाते हैं। तो अरस्तु कहते हैं कि नहीं, काव्य के द्वारा क्या होता है कि जो भी आपके गलत विचार हैं जैसे ये बोलते हैं कि विकारग्रस्त कर देता है, ये बोलते हैं कि नहीं, उन विकारों को वो निकाल देता है काव्य। ठीक है, जो भी आपके मनोविकार है उनको विरेचित और शमित और परिष्कृत कर देता है, मतलब निकाल देता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो उसमें बताया गया चिकित्सा शास्त्र और तीसरा है त्रासदी सिद्धांत। ठीक है, तो प्लेटो के द्वारा लगाए गए आक्षेपों का निराकरण करने के लिए ही अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो मैंने आपको पहले ही जैसे बताया था कि प्लेटो के जो आक्षेप था उसी के निराकरण के लिए अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत निकाला था। ठीक है, उसके बाद धर्मपरक अर्थ, नीतिपरक अर्थ, कलापरक अर्थ और चिकित्सा परक अर्थ, तो इन सब के बारे में देखेंगे। तो धर्मपरक अर्थ क्या है? अरस्तु ने विभिन्न संदर्भों के आधार पर विरेचन के निम्न अर्थ किए। तो अरस्तु ने विभिन्न कई तरह के संदर्भों के आधार पर विरेचन के कई अर्थ बताए हैं। पहला अर्थ है धर्मपरक अर्थ, नीतिपरक अर्थ, कलापरक अर्थ और चिकित्सा परक अर्थ। ठीक है, तो धर्मपरक अर्थ क्या है? प्रोफेसर गिलबर्ट मरे ने धार्मिक अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि प्राचीन यूनान में दियोनथुसस नामक देवता से संबंधित विचारों के शुद्धिकरण के लिए एक उत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव अपने आप में एक विशेष शुद्धि का प्रतीक था।
क्योंकि इस अवसर पे देवता से प्रार्थना की जाती थी कि वह अपने उपासकों को बीते हुए वर्ष के सभी पापों और कुकर्मों से मुक्त कर आने वाले वर्षों में पाप मुक्त जीवन बिताने की प्रेरणा दे। संभवतः अरस्तु को अपने विरेचन सिद्धांत की प्रेरणा इसी प्रथा से मिली होगी। तो जो प्रोफेसर गिलबर्ट है वो मानते हैं कि जो धर्मपरक अर्थ है वो क्या नाम है अरस्तु को किस प्रकार मिली होगी। तो बताते हैं कि जैसे एक कहानी टाइप का है कि प्राचीन यूनान में दियोनथुस सथ नामक देवता से संबंधित विचारों के शुद्धिकरण के लिए एक उत्सव मनाया जाता था और यह उत्सव अपने आप में एक विशेष शुद्धि का प्रतीक था। मतलब ये विचारों की शुद्धि करने के लिए ये उत्सव मनाया जाता था, क्योंकि इस अवसर पर देवता से प्रार्थना की जाती थी कि वह अपने उपासकों को बीते हुए वर्ष के सभी पापों और कुकर्मों से मुक्त कर आने वाले वर्षों में पाप मुक्त जीवन बिताने की प्रेरणा दे। जैसे हमारे यहाँ मतलब गंगा जी को माना जाता है, जो गंगा माता हैं उनको माना जाता है कि हम नहाने से उसमें सारे पापों की मुक्ति हो जाती है। वैसे ही यूनान में इसको इस तरह से माना जाता था पाप मुक्त होने के लिए। ठीक है, तो जो प्रोफेसर गिलबर्ट है उन्होंने माना है कि अरस्तु को शायद इस प्रथा से ही विरेचन सिद्धांत की प्रेरणा मिली होगी। ठीक है, उसके बाद नीतिपरक अर्थ। तो नीतिपरक अर्थ कैसे माना जाता है कि कार्नेई रेसिन तथा बार्जनेज ने अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की नीतिपरक व्याख्या की है। इन विद्वानों के अनुसार मनोविकारों की उत्तेजना द्वारा विभिन्न अंतर्वृत्तियों का समन्वय था। मन की शांति और परिष्कृति ही विरेचन है। तो जो ये विद्वान हैं इन लोगों ने क्या कहा है नीति पर मतलब विरेचन के बारे में कि मनोविकारों की उत्तेजना द्वारा विभिन्न अंतर्वृत्तियों का समन्वय था। मन की शांति और परिष्कृति ही विरेचन है। तो ये बताते हैं कि जो मन की शांति है और जो मनोविकारों का परिष्कृति है वही विरेचन है। उसके बाद कलापरक अर्थ क्या है। तो प्रोफेसर बूचर ने अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की कलापरक व्याख्या करते हुए कहा है, वास्तविक जीवन में करुणा और भय के भाव कष्टप्रद तत्वों से युक्त रहते हैं। दुखांतकीय उत्तेजना में दूषित अंश निकल जाने से वो आनंदप्रद हो जाते हैं। ठीक है, तो वो जो कलापरक मानते हैं वो प्रोफेसर बूचर बोलते हैं कि वास्तविक जीवन में करुणा और भय के भाव कष्टप्रद तत्वों से युक्त रहते हैं और दुखांतकीय उत्तेजना में दूषित अंश निकल जाने से वो आनंदप्रद हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो चिकित्सा परक अर्थ है वो किसने बोला है। तो वो वर्जीज डेजेस आदि विद्वानों ने विरेचन के चिकित्सा शास्त्रीय अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जिस प्रकार रेचक द्वारा उदर की शुद्धि होती है उसी प्रकार त्रासदी द्वारा मन की शुद्धि होती है। ठीक है, तो चिकित्सा परक को इस तरह से बताया गया है कि जैसे रेचक द्वारा उदर की शुद्धि होती है उसी प्रकार त्रासदी के द्वारा मन की शुद्धि होती है। फिर अरस्तु के अनुसार विरेचन की प्रक्रिया मतलब अरस्तु विरेचन की प्रक्रिया किस प्रकार बताते हैं। त्रासदी के अनुशीलन से दूषित विकार ठीक उसी प्रकार शामिल हो जाते हैं जैसे उदर में मल आदि विकारों के उत्पन्न होने पर रेचक को विभिन्न कड़वी औषधियों द्वारा उदर का शुद्धिकरण किया जाता है। त्रासदी से मनुष्य की दुष्प्रवृत्तियों का समापन हो जाता है। ठीक है, तो जो अरस्तु है वो बताते हैं कि जैसे अगर उदर में कोई दिक्कत होती है तो हम रेचक को मतलब विभिन्न कड़वी दवाइयों को देते हैं तो उससे उदर का शुद्धिकरण हो जाता है। उसी प्रकार त्रासदी से मनुष्य की दुष्प्रवृत्ति जो मनोविकार है उसका समापन हो जाता है। ठीक है, विरेचन सिद्धांत की विशेषताएं मतलब विरेचन की विशेषताएं क्या क्या है। विरेचन के लिए भय और करुणा के भाव का सम्यक नियोजन और प्रदर्शन आवश्यक है। ठीक है, विरेचन के लिए भय और करुणा के भाव का सम्यक मतलब एक साथ नियोजन और प्रदर्शन आवश्यक है। और विरेचन द्वारा द्रवण कोमल भावनाओं को जागृत करना त्रासदी द्वारा ही हो सकता है। मतलब विरेचन के द्वारा ही द्रवण मतलब कि कोमल भावनाओं को जागृत करना त्रासदी के द्वारा ही हो सकता है। घटनाओं तथा नायक के चयन के संदर्भ में सावधानी परम आवश्यक है।
ठीक है। उसके बाद विरेचन में भावानुभूति आवश्यक है। उसके बाद विरेचन की समानता क्रोचे के अभिव्यंजनावाद और अभिनवगुप्त के अभिव्यक्तिवाद में बताई जा सकती है। ठीक है। उसके बाद विशेष तथ्य क्या है, विरेचन सिद्धांत का विस्तृत वर्णन त्रासदी के संदर्भ में पेरिपोइटिकेस पोएटिक्स के 6ठे अध्याय में दिया गया है। ठीक है। तो ये भी बताया जा रहा है कि जो उनकी बुक है पेरिपोइटिकेस पोएटिक्स, उसके 6ठे अध्याय में विरेचन के बारे में दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे ये विरेचन सिद्धांत खत्म होता है। और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए। और अब मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।